हेलो फ्रेंड्स, राम राम। मैं राजन पांडे आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल दी राजन पांडे शो में। मित्रों, अब शुरुआत हम लोग करते हैं तो सबसे पहले श्रद्धांजलि देंगे हम हमारे 2 बार के प्रधानमंत्री सरदार मनमोहन सिंह जी को, और साथ ही तबला के जो मास्टर थे जाकिर हुसैन साहब, जिनका मैं बहुत फ़ैन था। अब वो भी अब इस दुनिया में नहीं हैं, तो इन दो महान शख्सियत का 2024 जाते जाते उनका भी चले जाना थोड़ा सा कुछ भी कहें, थोड़ा सा क्षतिपूर्ति वाला जो एक क्षति वाली बात होती है, पूर्ति तो क्या होगी, क्षति ही हुई है। अब देखिए साहब, दोनों अपने अपने फील्ड के बेताज, आई विल से कि एटलीस्ट जाकिर हुसैन साहब तो एक बेताज बादशाह ही थे व्हेन इट कम्स टू तबला, और मनमोहन सिंह साहब भी विद ऑल द ड्यू रिस्पेक्ट टू हिम, उन्होंने जो उनका टेन्योर था 10 साल का, उसमें उन्होंने जो भी किया, आई विल से कि उस समय पर जो परिस्थितियां थीं और जिस प्रकार से मतलब जो भारत की एक फाइनेंशियल इकोनॉमिकल स्टेटस था, उसके हिसाब से जो उन्होंने किया था, मैं उसका समर्थक रहा हूँ। एंड इररिस्पेक्टिव ऑफ द पार्टी, और जो दूसरे कई सारे प्लेटफॉर्म्स लोग दिखा करते हैं कि नहीं उसमें उस पार्टी का है तो वाई शुड आई अप्रिसिएट, नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं है। जिसने जो अच्छा किया वो ही डिजर्व्स टू बी टू गेट अपलॉड। अब साहब देखिए, कुछ एक, हाँ, ये चीज़ें अवश्य हैं कि जो उन्होंने कुछ एक बातें कहे गए थे, वो थोड़ा सा कह लीजिए कि इट वॉज रियली, मतलब उनके जैसे शख्सियत को तो नहीं सूट करती थी, बट फिर भी अब जैसा उनका एक बयान था कि पैसे पेड़ों पर नहीं लगते, ठीक है, नहीं लगते, वो पूरी दुनिया जानती है, बट व्हेन यू आर ए इकोनॉमिस्ट ऑफ सच ए हाई कैलिबर, जब आपकी पूरी दुनिया में पूछ हो परख हो, लोग आपकी ओर देख रहे हों, और ख़ासतौर पे भारत जिस समय पर उस परिस्थितियों से गुजर रहा था, तो उस समय पर ऐसा कोई बयान देना थोड़ा सा आई विल से कि हतोत्साहित करने वाला जैसा था। बट ठीक है, अब उस समय उन्होंने कुछ डीजल पेट्रोल के रेट्स बढ़ाए थे, जिसको लेकर एक देयर वाज ह्यू एंड क्राई। सो ठीक है, अब उन्होंने कहा, बट जो एक सबसे ज़्यादा एक हर्टिंग स्टेटमेंट था उनका, वो ये था कि जो भारत के रिसोर्सेस हैं, उन पर जो सबसे पहला अधिकार है वो यहाँ की माइनॉरिटीज़ का है। उसके लिए ही विल ऑलवेज बी रिमेंबर्ड, और जबकि वो चाहते थे कि हिस्ट्री विल रिमेंबर हिम एज ए वेरी गुड पर्सन, एंड ट्रूली ऑनेस्टली आई विल से कि यस, ही विल बी रिमेंबर्ड एज ए वेरी ऑनेस्ट पॉलिटिशियन एंड ए वेरी गुड पर्सन। इसमें तो कोई दो राय वाली बात नहीं है। फिर अपनी जो उनकी पॉलिटिकल पार्टी थी, उन्होंने भी, अब एक्चुअली देखिए, आप सब भी जानते हैं कि सेंटर पावर दो थे, और जहाँ पर उनकी सरदार साहब की तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं, ऑल्दो ही वॉज प्राइम मिनिस्टर ऑफ सच ए सॉवरेन कंट्री, देन टू ही वॉज ओवर शेडोड। अब नाम लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी नहीं है, आप सबने वो पब्लिक डोमेन में वो सारे जो वीडियोस हैं वो सब देखे ही होंगे। तो खैर, एनीवे, मे हिज सोल रेस्ट इन पीस, ईश्वर उनको, उनकी आत्मा को सद्गति दे। और अब हम आज के सिनेरियो में कुछ अगर बात करें, साहब देखिए, अभी शीतकालीन सत्र निकला, मुझे लग रहा था कि उससे पहले मैं आप सबसे बातें करूं, विचार रखूं, परंतु फॉर सम और द अदर रीज़न नहीं हो पाया। और सबसे ज़्यादा जो मेरे लिए आप ऐसा कह लीजिए कि मैं इंटरेस्टेड था, देखिए, मोदी साहब जब बोलेंगे, अमित शाह साहब जब बोलेंगे, और भाजपा के जो दूसरे, अभी तो बहुत से नए युवा तुर्क आ गए हैं, आप नाम ले सकते हैं, फिर चाहे वो अनुराग ठाकुर हों, संबित पात्रा हों, और वो एक हाँ, निशिकांत दुबे जी हों, तो ये साहब फिर किसी को मतलब बखिया उधेड़ने में ये कोई कोर कसर नहीं छोड़ते हैं। ये तो शायद आप सब भी एग्री करेंगे। बट मेरा जो सबसे ज़्यादा मेरे को इंतज़ार था, वो था मैडम प्रियंका वाड्रा के स्पीच का, कि जब वे बोलेंगी तब मुझे ज़्यादा मेरा इंटरेस्ट रहेगा, द वे शी विल
although it was her maiden speech in parliament, so मैं अगर वे नर्वस भी थी या थोड़ा सा भी आप ऐसा कह लीजिए कि कुछ दाएं बाएं भी हो गई थी अपने स्पीच में, तो उसको बहुत ज़्यादा मैं माइंड तो नहीं किया। बट यस, वन थिंग ज़रूर था कि इट वॉजेंट अप टू मार्क। अभी हो सकता है कि ये मेरी अपनी सोच हो या बाकी और जो दूसरे पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं उनको भी अगर ऐसा लगा हो, तो आई विल से कि शायद है कि मैं कुछ जज करने में सही था। सबसे बड़ी बात जो मुझे लग रही थी कि प्रियंका गांधी जी के आने से, प्रियंका वाड्रा जी के आने से क्या मोदी जी को तकलीफ होगी या अमित शाह जी को तकलीफ होगी या बीजेपी को तकलीफ होगी, किसी को भी एक उनके ओपोनेंट्स में किसी को क्या तकलीफ होगी। तो जो मुझे समझ में आया वो मुझे समझ में आया कि सबसे ज़्यादा तकलीफ में तो राहुल गांधी आने वाले हैं। क्योंकि अब देखिए, कुछ भी आप माने, देयर वाज ए टाइम जब बीजेपी में भी दो पावर सेंटर एक तरह से मान लिए गए थे। एक स्वर्गीय हमारे श्री अटल बिहारी वाजपेयी साहब और लाल कृष्ण आडवाणी जी, और शायद ही कि ये वेंकैया नायडू जी को इस बात कभी भूलेगी नहीं। खैर एनीवे, दैट वाज सॉर्टेड आउट वेरी, मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से उसको फिर सॉर्ट आउट कर लिया गया था। तो मेरा जो यहाँ प्रश्न है वो ये है कि हु इज गोइंग टू बी इन हॉट वाटर, मोदी जी या राहुल जी? अब देखिए, दिलचस्प तो रहेगा, क्योंकि अब एक जो जनमानस में बात है, तो कांग्रेस पार्टी को लेकर अब एक ऐसा भी माना जाता है कि दो धड़ों में बढ़ सकती है। भले वे ऊपरी तौर पर कुछ ऐसा शो ना करें, और जहाँ तक संभव होगा वे उसको आई विल से कि अंडर कॉर्पोरेट ही रखेंगे। बट पावर सेंटर तो दो बन गए साहब, एक हैं प्रियंका वाड्रा जी और एक हैं राहुल गांधी जी। बीच में आते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी। तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी का आपने जो अगर रियल स्टेटस देखा जाए, आप आई डोंट नो उसमें कितनी सच्चाई थी नहीं थी, क्योंकि फिर 3-4 वीडियोस सर्कुलेट हुए, जिनमें से केरल में जब प्रियंका वाड्रा जी अपना चुनाव का पर्चा दाखिल कर रही थी, तो उस समय पर खड़गे साहब कहाँ थे और किस स्थिति से चीज़ों को देख रहे थे, वो सबके सामने है। फिर बाद में फिर दूसरा वीडियो भी आया कि जहाँ पर वे बगल में बैठे हुए नज़र आ रहे थे। तो ठीक है, चलता है। देखिए, सब पॉलिटिकल पार्टीज़ का अपने अपने छत्रप होते हैं, सबके अपने अपने आइकॉन्स होते हैं, तो उनके साथ तो वे कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। अब अगर सीधी सी बात की जाए कि अगर थोड़ी देर के लिए मैं बीजेपी को भी ले लेता हूँ कि अगर अमित शाह जी या, वैसे देखिए, बीजेपी का आप एक चीज़ तो मानेंगे कि वहाँ पे प्रधानमंत्री जी भी उसी टेबल पे बैठ के खाना खाते हैं जिस टेबल पे जो उनके आम सांसद हैं वे भी बैठ के खाना खाते हैं। तो देयर इज़ ए ह्यूज डिफरेंस विच आई फील, है ना। मैं ऐसा नहीं कहता कि ऐसे पूरी दुनिया सोचती होगी, बट फॉर मी इट्स वेरी डिसिप्लिन्ड एंड आई विल से कि कम से कम बहुत सारे कल्चर्ड पुट तो उसमें दिखते हैं मेरे को। खैर एनीवे, आई विल नॉट से कि अब मैं ज़्यादा अगर बोलूँगा तो फिर ये हो जाएगा कि आई एम प्रेजिंग बीजेपी, ऑल्दो आई एम वेरी न्यूट्रल पर्सन, है ना। अब ठीक है, अपने स्टेटमेंट में और जो मेरी अपनी एनालिसिस होती है उसमें थोड़ा सा कभी मैं प्रो बीजेपी हो जाता हूँ, तो कभी प्रो कांग्रेस हो जाता हूँ, तो फिर कभी कोई और प्रो हो जाता हूँ। तो चलता है साहब, इसको आप अपने तरीके से लें। आप क्या फील करते हैं यह अवश्य बताइएगा। अब साहब देखिए, कुछ एक बातें अभी और भी घटित हुई। मैं हालांकि पसोपेश में हूँ कि उनको चर्चा करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। अभी देखिए, पटना में शायद गांधी हॉल करके जगह है, वहाँ पर एक कोई कार्यक्रम हो रहा था शायद, जिसमें मदन मोहन मालवीय जी और अटल बिहारी वाजपेयी साहब का की स्मृति में आयोजित किया गया था। तो मैंने कुछ झलकें देखी थी, फिर क्या मेरा बहुत ज़्यादा फिर लगने लगता है कि यार वही वो सेकुलरिज्म का फिर से राग आलापेंगे।
तो महात्मा गांधी जी की एक बड़ी वैसी प्रेयर थी जो अक्सर अपनी मॉर्निंग प्रेयर्स में वो करते थे। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता राम। अब बाकी देखिए, मैं ओरिजिनल भी जानता हूँ वो कैसे कैसे उसको अंग भंग करके क्या क्या जोड़ा गया उसमें, और क्या क्या उसमें मॉडिफिकेशंस किए गए। अ, अब मैं ये वो कहूँ कि ये किसी को प्लीज़ करने के लिए या तो थोड़ा सा मुझे ऑड लगेगा, इसलिए मैं वो नहीं करता। बट बाकी आप सब जानते हैं कि वो जो मॉडिफिकेशन था उस भजन में वो क्यों था। तो जो वहाँ पे गायिका थी एग्जैक्टली उनका नाम तो नहीं याद कर पा रहा हूँ मैं, उमा देवी या गीता देवी ऐसे कुछ नाम था। तो उनका काफ़ी विरोध हुआ और उसके बाद उनको माफ़ी मांगनी पड़ गई। जबकि आप लोग स्वयं से अगर इट्स वेरी कॉमन रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता राम, और उसको आप गूगल भी करेंगे तो आपको उसके जो ओरिजिनल भजन है वो आपको मिल जाएगी। तो एक हर चीज़ को अगर कोई उसके ओरिजिनल थीम को गा रहा है, ओरिजिनल भजन को गा रहा है, तो आई डोंट थिंक सो कि इतना मतलब विरोध किया जाना चाहिए था। और ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ को आप सेकुलरिज्म और स्यूडो सेकुलरिज्म के चश्मे से ही देखें। देयर आर मेनी अदर वेज टू लुक द थिंग्स एज इट शुड बी। तो देखिए, फिर अगर बात करेंगे ना तो फिर अभी संभल में भी चल रहा है कभी मंदिर मिलता है, कभी बावड़ी मिलती है, फिर कभी भोजशाला का मुद्दा उठने लग जाता है। फिर हमारे भागवत साहब वे भी फिर कोई ना कोई बयान दे देते हैं। तो ये सब चीज़ें आई विल से कि मतलब ठीक है, अपनी जगह ठीक है, बट जो मेरे जैसे लोग जो मतलब बिल्कुल जिसको बोलते हैं नींव का पत्थर होना, हमारे लिए तो बस एक वही वो सपना है कि 2047 में भारत हमारा एक डेवलप्ड इकोनॉमी हो, विकसित राष्ट्र हो। और इसके लिए जो मोदी जी का मिशन है, जो उनका विज़न है, और द वे ही इज़ डूइंग, तो मेरे को तो ऐसा पूरा विश्वास है। आई डोंट नो बाय दैट टाइम आई विल बी देयर और नॉट, बट आई एम डैम श्योर यस ही विल मीट हिज वर्ड। या तो फिर उनके सक्सेसर्स उस काम को आगे बढ़ाएंगे। अब उनके सक्सेसर्स को लेकर फिर मैं भी कोई ऐसी बात नहीं करना चाहूँगा कि जो फिर कुछ यूँ हो जाए कि विवादास्पद हो जाए वैसे कौमी रेस में तो देखिए अब कई आ चुके हैं, फिर चाहे वो योगी जी हों, अमित शाह जी हों, और गडकरी साहब तो हैं ही, और हिमंता बिस्वा शर्मा जी हों, एंड लाइकवाइज कुछ और भी नाम अगर सामने आ जाएं तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखिए, आप बीजेपी को एक बार फिर से आप एडोर कर सकते हैं कि वो अपनी बेंच स्ट्रेंथ मजबूत कर रही है और करती जा रही है। जिस प्रकार से युवा छत्र पा रहे हैं और जिस प्रकार से वे अपनी परफॉर्मेंस आई विल से पार्लियामेंट में दे रहे हैं, अपने स्पीचेस के जरिए, अपने फैक्ट्स के जरिए, एक ताली तो उनके सबके लिए बनती ही है। और ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर आप जो सबसे बड़ा प्रमुख विपक्षी दल है आप उसकी बात करें तो वो अभी भी अपने उसी ऊहापोह में लगा हुआ है। आज भी वो जनता की नब्ज को पकड़ने में शायद बहुत बड़ी चूक कर रहा है, जिसके लिए उनके जो एलाइज है वे भी अब मुखर होकर सामने आने लग गए हैं। फिर चाहे वो ममता बनर्जी जी हों, फिर वो चाहे राम गोपाल वर्मा जी हों, फिर वो अखिलेश यादव जी हों, या फिर XYZ कोई भी हों, द बैटन शुड बी पास्ड ऑन टू सम अदर कॉम्पिटेंट लीडर। आई डोंट थिंक सो कि जो मुख्य भी ओपोनेंट पार्टी है जिसके LOP हैं वे कोई ख़ास चुनौती अभी तो मोदी जी के सामने नहीं रख पाएंगे। और अब हालिया में अब फिर से और भी कुछ चुनाव आ रहे हैं, वैसे मोदी जी भी लेकर आ गए हैं वन नेशन वन इलेक्शन, उसको लेकर भी एक बड़ी गहमा गहमी मची हुई है।
लेट्स सी कि मोदी जी इसको कैसे इस बिल को पारित करा पाते हैं, देखना दिलचस्प रहेगा। एंड यस, मेनी मोर थिंग्स आर देयर। वक्फ की भी जो बिल आई थी, शायद कि उसको जेपीसी में भेज दिया गया, जो मोदी जी चाहते भी थे। और ठीक है, इसमें अपोनेंट्स को भी मौका मिल गया कुछ लाइमलाइट गैदर करने के लिए। फिर अंबेडकर साहब को लेकर जो जिस प्रकार से कांग्रेस उनको हाईजैक करना चाह रही है, तो वो भी एक आई विल से कि जो दूसरी पार्टीज है उनके लिए एक चुनौती बनने जा रही है। और अब दूसरी पार्टी से मतलब जो उनके ही एलियंस में है, इंडिया एलियंस में जो पार्टीज हैं, उनके लिए ही वो एक चैलेंज बनते जा रहे हैं। So I don't know this alliance will long how means weeks, months और year तो मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि अभी चुनाव कुछ अभी स्टेट्स के भी होने हैं। दिल्ली में तो साफ केजरीवाल जी ने तो मना ही कर दिया। आज धमकी भी दे दी है, कहीं मैंने पढ़ा था कि कांग्रेस विल बी आउटस्टेड फ्रॉम इंडिया एलियंस। तो अब ये सोचिए साहब, कांग्रेस कहाँ से चली, कहाँ पहुँची और आज कहाँ पे खड़ी है, कि मतलब टोटल 99 सीट्स को भी उनको सेलिब्रेट करना पड़ता है। एंड द पॉलिटिकल पार्टीज लाइक आम आदमी पार्टी, जो उनके ही लीडर्स को पता नहीं क्या क्या बोलकर दिल्ली की सत्ता हथियाई, फिर पंजाब की हथियाई, उन सबको भी सुनना पड़ता है। और अगर मैं सही शब्दों में कहूँ तो झेलना पड़ जाता है। दैट्स आइनी एंड दैट्स द टाइम। फिर ठीक है, अभी तो अब शुरुआत हुई है, अब देखते हैं। वैसे चिदम्बरम साहब का वो जो बयान है वो मुझे बहुत प्लीजिंग लगा था, कि जैसे जब उन्होंने कहा था कि मोदी जी 243 में भी उसी प्रकार बैटिंग कर रहे हैं, the way he was batting when he was having 300 plus members। तो वो चीज़ एक आप लोगों ने भी ध्यान दी होगी कि जरा सा भी मोदी जी को अभी इससे तो फर्क पड़ा नहीं। एंड आई बिलीव, आई ट्रस्ट हिम कि उनको इससे फ़र्क पड़ेगा भी नहीं। मित्रों, एक लंबे समय बाद आज आप सबसे मुखातिब हुआ हूँ, अपने विचार रखे हैं। आप सबको जैसा लगा हो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताएं। अच्छे लगे हों तो प्लीज़ एक लाइक का बटन दबाना जो बिल्कुल ना भूलें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। एंड यस, आई बिलीव अभी कि हमारी एक ये लंबी यात्रा रहेगी। जय जय श्री राम, हर हर महादेव।